हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआई इंडेक्स एग्जाम 2017 का जो सेशन चला रहे थे, जिसमें हम पार्ट 3 तक यानी कि 1 से लेकर हम लोग 30 तक के क्वेश्चन को कर लिए थे। यानी कि आईटीआई इंडेक्स एग्जाम 2017 में जो भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे उसमें से 1 से लेकर 30 तक कर चुके थे। और आज का सेशन जो है 4th वाला सेशन है। ये भाग जो है 4 नंबर होने वाला है और इसमें जो है हम लोग 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये भी जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आप समझ जाएंगे तो आपसे काफ़ी एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम के व्यू से ये भी जो पार्ट है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो आपको जो है ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का दे रखा हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 5 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा हुआ है क्या कि ए जो है ए एक कार्य को करता है, कितना दिनों में करता है आपका 24 दिन में करता है। एक कार्य को 24 दिन में करता है। अब देखिए, हाई ए एक कार्य को 24 दिन में करता है। उसके बाद बी दे रखा हुआ है, बी भी इसी कार्य को कितना दिन में करता है आपका, हाँ 5 दिन में दे रखा हुआ है ना, 5 दिन में, जी हाँ 5 दिन में दे रखा हुआ है। और उसके बाद इसी कार्य को सी कितना दिन में करता है, सी इसी कार्य को कितना दिन में करता है 10 दिनों में। आई होप 10 दिन है, नहीं 12 दिन है, तो यहाँ पे 12 दिन देंगे। ओके, 12 दिन में करता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है क्या कि ये अगर तीनों ए बी तथा सी एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इन तीनों का क्षमता ज्ञात करना होगा कि आखिर इन तीनों का क्षमता क्या है उस कार्य को करने का। जब तक क्षमता नहीं ज्ञात होगा तब तक हम इन तीनों को एक साथ कैसे लेकर चलेंगे, नहीं लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। कार्य क्षमता मतलब क्या कि जब ए इस कार्य को यानी कि एक कार्य को 24 दिन में करता है तो उस एक कार्य को ए एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में जो है 1/24 कार्य करेगा। एक दिन में ये कितना करेगा 1/24। ये आपका एक कार्य को 24 दिन करता है तो उसी एक कार्य को एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आपका 1/24 हो गया। इतना कार्य होगा, इसका ये क्षमता हो गया। ओके, और बी का इसी तरह निकालेंगे, 5 दिन में उस कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका 1/5 कार्य करेगा। उसी तरह आपका सी अगर निकलेगा तो सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, उस एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/12। अब इन तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। तो जब तीनों का कार्य क्षमता निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का एक साथ यानी कि एक साथ एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। जब भाई तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो तीनों का एक साथ एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। यानी कि एक दिन में वो कितना कार्य करते हैं वो निकलेगा। तो तीनों, तो यहाँ पे तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा 1/24 प्लस में 1/5 प्लस में 1/12, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए। ओके, अब तीनों को जोड़िए। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 24, 5 और 12 का लघुत्तम आई होप यहाँ पे कितना आएगा आपका 120 आएगा। 24 के पारा में 5 बार में 5 हो गया, ऊपर में प्लस में 5 के पारा में कितना बार में 24 बार में, तो 24 हो गया ऊपर में। उसके बाद 12 के पारा में कितना बार में 10 बार में, तो 10 हो गया ऊपर में। 10, 5, 15, 15 और 24 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 24 29, 29 और 10 39 और बटा में आपका 120। अब 39/120 इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 का 9 3 एकम 3 और 3 का 9, 3 39 और इसका कितना 3 चौका 12, यानी कि 13/40 जो है इन तीनों का एक दिन में किया गया कार्य हुआ है। यानी कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं ये तीनों मिलकर यदि कर रहे हैं तो एक दिन में आपका 13/40 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। लेकिन आपको काम करवाना क्या है, वो एक कार्य को आपको करवाना है इन तीनों के साथ। तो ये अब क्या करेंगे कि उस कार्य को
उस कार्य को जब नीचे दिख रहा है, जब तीनों एक साथ करेंगे तो दिन, यानी दिनों की संख्या, दिन कितना लगेगा आपका, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे 13/40, तो ये इन तीनों का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया, यानी कि एक दिन में ये उस कार्य का 13/40 कर रहे हैं एक दिन में। तो उस कार्य को, उस पूरे कार्य को वो कितने दिन में करेंगे, यानी कि उस पूरे एक कार्य को वो कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह ज्ञान करने के लिए हम एक से क्या करेंगे, एक दिन के कार्य क्षमता में भाग कर देंगे। 13/40 से भाग करेंगे तो 40 ऊपर चला जाएगा, नीचे दिख रहा है ना, ये 40 ऊपर चला जाएगा, तो 40/13 यानी कि 40/13। या यदि आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो सही है, और नहीं दिया हुआ है तो इसको आप क्या कर लीजिए, पूर्णांक में चेंज कर लीजिए। पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 33/39 यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं। ओके, 33/39 और उसके बाद ऊपर में 1 और नीचे में 3, यानी 33/39 है 40/13, यानी कि आपका 3/1/13 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी कि इतना दिन में अब जब ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 3 दिन 1/13 पूर्णांक के रूप में जो है दिन लगाएंगे। तो इस तरह ये जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं एक बार और, ए एक कार्य को कर रहा था 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/24। बी उस कार्य को 5 दिन में कर रहा था तो एक दिन में कितना करेगा 1/5। सी उस कार्य को 12 दिन में कर रहा था तो एक दिन में 1/12 करेगा। अब इसका कार्य क्षमता यदि निकालेंगे तीनों को एक साथ, तो तीनों का एक साथ का कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का जोड़ेंगे, तो एक दिन का सबका लिख दिया, उसको जोड़े तो कितना है आपका 13/40, यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता वो निकला। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, उस एक कार्य का जो है कितना दिन लगाएंगे वो निकालना है। तो जब एक कार्य को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक में उस एक दिन के कार्य क्षमता से भाग कर देते हैं। तो एक में उस एक दिन के कार्य क्षमता से भाग करेंगे तो 40 बटा का बाटा है, तो बाटा से एक ऊपर चला जाएगा तो 40/13 आएगा। अब इसको हम पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो 3/1/13 के रूप में आएगा, और यही जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर डी में यही आपका सही उत्तर है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट में बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 68 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप चाल और समय हमारा जो है सेशन पढ़ाया हुआ है उसको आप देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं हुआ है। ओके, नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आपका जो है क्या है, 2 गो रेलगाड़ी है। तो जब 2 गो रेलगाड़ी है और आपको समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डायरेक्ट लिखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा, 2 रेलगाड़ी है, एगो 50 मीटर लंबी है और एक 75 मीटर लंबी है। दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में ये दोनों विपरीत में है क्या, देख लेते हैं पहले। चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, यानी कि एगो रेलगाड़ी ऐसे चल रही है और ये रेलगाड़ी ऐसे ही चल रही है, यानी कि ये 2 गो रेलगाड़ी है। ये आपका एक रेलगाड़ी हो गया और ये आपका एक रेलगाड़ी हो गया। ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। क्या हो गया, एक ही दिशा में चल रही है। तो जब एक ही दिशा में चलती है तो आपका लंबाई तो जुटबे करेगा। इन दोनों का जो है लंबाई तो हमेशा जुटता है। चाल और समय आप पढ़े होंगे तो लंबाई यानी कि दूरी में इन दोनों का लंबाई जुट जाता है। तो दोनों का लंबाई कितना है, एक का है आपका 50 मीटर और एक का 75 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा और प्लस में 75 हो गया। ओके, अब चाल ये करना है। तो चाल एक होगा कितना है, पहले दूसरा का चाल कितना है आपका 68 किलोमीटर है पहले का है, और दूसरा का चाल जो है 50 किलोमीटर है। 68 किलोमीटर जो है 68 किलोमीटर जो पीछा है वो 68 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, और उसके बाद जो है आगे जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। और जाहिर सी बात है कि इसका चाल कम होगा तभी ना आगे पकड़ेगी इसको।
यदि इसका का चाल कम होता तो कहियो पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। इसका चाल अधिक होगा तभी जाकर ये कुछ देर के बाद जो है इसको पकड़ लेगी। इस 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। तो जो है हम लोगों को यहाँ पे चाल भी ज्ञात हो गया। हम बताए हैं आपको ये चाल और समय के जो है चैप्टर में कि जब एक ही दिशा में दोनों गाड़ी चलती है तो चाल जो होता है ये चाल दोनों क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। क्या होते हैं, घट हो जाते हैं। तो जब एक ही दिशा में चलती है तो दोनों का चाल घट जाता है, और जब ये दोनों विपरीत दिशा में रहती, ये इधर जाती और ये इधर जाती, तब आपसे पूछता कि ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो जो चाल है ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है, वो भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि बड़का चाल में से छोटका चाल को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 68 और माइनस कर देंगे 50। ओके, अब ये जो है आपका किलोमीटर पर आवर में है। क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर में है। लेकिन ये जो है आपका ऊपर दूरी जो दे रखा हुआ था 50 मीटर और ये आपका 75 मीटर, यानी कि ये जो है आपका मीटर में है। तो हमने पहले भी बताया चुका है कि जो भी नाव और धारा का जो भी और ये समय और दूरी का जो भी चैप्टर चलाए थे उसमें हमने बताया था कि जब आपका दूरी मीटर में हो तो आपको चाल भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। यदि दूरी किलोमीटर में हो तो चाल भी आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, कतई आंसर आपका सही नहीं आ पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये दूरी जो था दोनों का दो जोड़ दिए, तो ये दोनों क्या था आपका मीटर पर सेकंड में आया था, मीटर में था, और ये जो है आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या चीज़ से गुना करते हैं। आपको हम बताए थे कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट हो सकता है कि मीटर में कब कैसे करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि 5/18 जो है मीटर में है और किलोमीटर में है, कैसे करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में यानी कि कम में चेंज हो रहा है तो ऊपर वाला कम होना चाहिए। ओके, ये आपका ट्रिक है, ये आपको याद रखना होगा। यदि आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आप अधिका के ऊपर रखिएगा। तो अधिका क्या है, 18 है, तो 18 ऊपर रख के चलिएगा, 18/5 यानी किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में 5/18। तो छोटका में छोटका का ऊपर रखिएगा, बड़का में बड़का का ऊपर रखिएगा। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह आपका कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रह पाएगा। ओके, तो 5/18 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये 75 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 7 5 12 125, और ये आपका माइनस होगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 यानी कि 18 हो जाएगा। अब 5/18, अब ये 18 से 18 कैंसिल, और ये 5 जो है इसको कैंसिल आउट करेगा कितना बार में, 25 बार में। तो ये आपका 25 जो है क्या है आपका 25 समय निकालना था, तो 25 सेकेंड जो है इसका सही उत्तर होगा। 25 सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में है, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 25 सेकंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये भी जो है आपका वर्क एंड टाइम का ही है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे। चलिए अब इसमें क्या दे रखा हुआ है आपका, 4 पुरुष और 5 महिलाएं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 4 पुरुष 5 महिला कितना दिन में कर रही है आपका, 10 दिन में। और उसके बाद दे रखा हुआ है 5 पुरुष, शायद 5 पुरुष दे रखा हुआ है। जी हाँ, 5 पुरुष दे रखा हुआ है। 5 पुरुष और आपका 4 महिला कर दिया है। 4 महिला जो है आपका कितना दिन में कर रही है, 8 दिन में। और आपसे पूछा क्या है कि 8 पुरुष और 8 महिला, यानी कि 8 पुरुष
और 8 महिला पूछ रहा है कि कितना दिन में उस कार्य को करेंगे। महिला इक्वल टू 8, यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बताया था उसमें हम लोग एक दिन का कार्य निकाले। तो यहाँ पे 4 और 5 पुरुष का महिला का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और इसका जो है आपका 4 पुरुष और 5 पुरुष और 4 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 1/8 कार्य यानी कि ये आपका दोनों का क्षमता हो गया। ओके, अब जो है ये दोनों का क्षमता हो गया। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करें तो है 4 और 5 9, है 5 और 4 9, यानी कि 9 पुरुष और आपका 9 महिला का आ जाएगा। 9 महिला उस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन का कार्य इन दोनों का निकालना है तो 1/10 और 1/8 काहे जोड़े। अब देखिए हाई दोनों को जोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों को भी तो जोड़ेंगे। तो ये 9 पुरुष और 9 महिला का एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं, एक दिन का कार्य करने की क्षमता। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को भी तो हम लोग जोड़ेंगे ना। तो इन दोनों को जब जोड़ लिए, एक दिन के कार्य को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 1/10 और 1/8 का जो है आपका लघुत्तम यहाँ पे 10 और 18 8 का लघुत्तम 40 हो गया। और 4 10 चौका 40 आपका यहाँ पे 8/40 यानी कि 9 बटा आपका 40 आया। ये आपका 9 पुरुष और 9 महिला का एक दिन का आपका कार्य हो गया। ओके, जब एक दिन का कार्य हो गया तो हम लोग अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक पुरुष और एक महिला का निकाल सकते हैं कि नहीं। एक महिला का निकाल सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का एक दिन का कार्य निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9/40 हो एक दिन का कार्य, तो इसमें 9 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पुरुष और एक महिला का हो जाएगा। जब 9 पुरुष और 9 महिला का कार्य 9/40 है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एक पुरुष और एक महिला का कार्य कितना हो जाएगा, 9/40 में 9 से भाग कर देंगे तो 9 से भाग करेंगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल, यानी कि 1/40 जो है एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया गया कार्य आ गया। एक पुरुष और एक महिला द्वारा किया गया कार्य यानी कि क्षमता आ गया। एक पुरुष और एक महिला दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो 1/40 कार्य को कर रहे हैं एक दिन में। ओके, अब जो है आपसे पूछा क्या है, 8 गो पुरुष और 8 गो महिला। तो 8 गो पुरुष 8 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो 8 पुरुष और 8 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 1/40 है में 8 से गुना कर देंगे तो एक दिन का हो जाएगा। तो 8/40 यानी कि 1/5 कार्य को करेंगे। यानी कि 8 गो पुरुष और 8 गो महिला एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में आपका 1/40 कर रहे हैं। तो ये पूछा क्या है आपसे कि वो पूरा कार्य को, शायद पूरा पूछ रहे हैं, हाँ पूरा कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि पूरे कार्य को वो कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन जब बनाया तो पूरे कार्य को ज्ञात करने के लिए पूरे कार्य को 8 पुरुष लिख देते हैं और 8 महिला को एम में मान लेते हैं, कितना दिन में कर रहे हैं। 8 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे, एक में भाग कर रहे थे कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक में 1/5 यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता से भाग कर देंगे तो भाई ऊपर चला जाएगा 5, तो यानी कि 5 दिन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन और कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब एक बार हम और समझा देते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो चलिए 4 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 10 दिन में कर रही है तो उसी कार्य को एक दिन में 1/10 करेगी, यानी कि उसी कार्य को एक दिन में कितना कार्य करेगी, उस कार्य का 1/10 करेगी, यानी कि 1/10 कार्य करेगी एक दिन में। 4 पुरुष और 5 महिला मिलकर, और 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन का कार्य क्षमता 1/8। ओके, और 9 पुरुष और 9 महिला हम लोग यहाँ से कैसे लाए, इन दोनों को जोड़कर। 4 5 है और यहाँ पे 5 4 है, तो 4 5 9, यहाँ पे भी 5 4 9 हो गया, 9 9 हो गया और 9 9 हो गया। और इन दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता निकलना है तो एक दिन का है दोनों है,
भाई एक दिन का है। ओके, तो भाई एक दिन का है तो दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि 9/40 जो है 9 पुरुष और 9 महिला का आ गया 9/40, यानी कि 9/40 कार्य को एक दिन में ये 9 पुरुष और 9 महिला कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग एक पुरुष और एक महिला का निकालेंगे तो 9 पुरुष और 9 महिला का 9/40 था, तो एक पुरुष और एक महिला का 9/40 में 9 से भाग कर देंगे तो 1/40 जो है आपका एक पुरुष और एक महिला का आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है 8 पुरुष और 8 महिला का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/40 जो है एक महिला और एक पुरुष का है, तो 1/40 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पुरुष और 8 महिला का निकल जाएगा, तो 8×5 = 40 यानी कि 1/5 जो है आपका एक दिन का कार्य हो जाएगा, वो भी 8 पुरुष और 8 महिला का। ओके, अब जब एक दिन का कार्य 1/5 आ गया तो उस पूरे कार्य को वो कितने दिन में करेंगे, तो उस पूरे कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक में उस कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, तो एक में 1/5 से भाग करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 दिन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बोला है क्या कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया है और उसी राशि पर उसी दर यानी कि दर भी दे रखा हुआ है 4% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 153 रुपया है, तो निवेश किया गया धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि P = प्रिंसिपल = आपका क्या है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी जो है ज़्यादा ये नहीं करना है। आपको दे रखा हुआ है क्या क्या, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपको दे रखा हुआ है टाइम दे रखा हुआ है T = 3 वर्ष दे रखा हुआ है। उसके बाद आपका साधारण ब्याज यानी कि SI = आपका दे रखा हुआ है 225। ओके, अब उसके बाद दर भी दे रखा हुआ है, दर भी यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है, दर = 4%। और उसके बाद जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जो है CI दे रखा हुआ है, CI = आपका दे रखा हुआ है 153। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे हम लोगों को इसमें जो है समय दे रखा हुआ है 2 वर्ष, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको लेकर चलते हैं। ओके, SI बराबर आपका क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला इंग्लिश में न लिखकर हिंदी में लिख लेते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। साधारण ब्याज = आपका क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100, यही ना होता है। जब ये होता है तो आपका साधारण ब्याज दे रखा हुआ है 225, तो 225 हो गया इधर, और मूलधन आपको मालूम नहीं है और मालूम करना है, तो मूलधन आप क्या मान लीजिए, P मान लीजिए, क्या मान लीजिए P, तो P गुने समय आपको दे रखा हुआ है 3 वर्ष, तो 3 गुने दर आपका दे रखा हुआ है, उसी दर लिख रहा है इसलिए हम इसी दर को 4% को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी दर यानी कि 4% की दर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 153 रुपया 2 वर्ष के है, तो यानी कि उसी दर मतलब कि वही दर जो है आपका साधारण ब्याज में भी है, तो 4 और बटा में आपका 100 हो गया। ओके, अब जो है आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, 4 से 25 ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा यहाँ से, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 75 बार में। अब ये तिरछा से गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका P = आपका क्या आएगा, 25 में 75 से गुना, यही ना आएगा, 25 में 75 से गुना, तो 75 में 25 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 25 और 7 × 5 = 35 237, और उसके बाद 5 × 2 = 10 150 हो गया। हाँ, 5 7 और 5 3 8 1 यानी 1875 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, और P = इसलिए P = आपका 1875 आएगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर D में इस क्वेश्चन का आंसर 1875 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये किया था आपके दिमाग को घुमाने के लिए कि आपका जो है SI दे रखा हुआ था और समय उसका दे रखा हुआ था, लेकिन उसमें दर नहीं दे रखा हुआ था, लेकिन अगले स्टेप में बोल रहा था कि जो उसी दर यानी कि जो साधारण ब्याज में दर था उसी दर यानी कि आपका ब्रैकेट में फिर 4% भी दे रखा हुआ था। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4% की दर से CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया और उसका जो समय है आपका 2 वर्ष। तो हम लोगों को तो मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग काहे ला लेकर चलेंगे, इससे तो हम लोग कोई मतलब ही नहीं है। तो मूलधन जब निकालना है तो आप साधारण ब्याज से भी मूलधन निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज = P × R × T/100 होता है, तो आपका साधारण ब्याज का 225 था और उसके बाद इधर P × 3 × 4 बटा 100 हो गया। ये कैंसिल आउट पूरा किए तो हम लोग का P जो है निकल कर आया 1875 और यही हम लोग का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों आप अगले क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए ये क्या दे रखा हुआ है, आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं ये करना है, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। ओके, तो आपको इसमें क्या दे रखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज को इसको लेकर चला जाए तो इसमें आर आपको दे रखा हुआ है 5% दे रखा हुआ है। उसके बाद जो है आपका वर्तमान जनसंख्या, यदि वर्तमान जनसंख्या यानी कि मिश्रधन यानी कि आपका अमाउंट, मिश्रधन को ए मान लेते हैं। अमाउंट आपको दे रखा हुआ है कितना, 9261, इतना ही दे रखा हुआ है। अब उसके बाद जो है 3 वर्ष पहले का पूछा है, यानी कि समय भी आपको दे रखा हुआ है t बराबर आपका 3 वर्ष। ओके, तो दोस्तों यदि आपको मिश्रधन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, मूलधन आपको नहीं दे रखा हुआ है तो मूलधन आप p मान लीजिए। ओके, और मूलधन नहीं दे रखा हुआ है तो p मान लीजिए। तो आप जब मिश्रधन निकालते हैं तो मिश्रधन के लिए क्या करते हैं, p में जो है आपको दर के साथ गुना करते हैं, यानी कि t जो है समय 3 बार है तो आप क्या करते हैं 105/100 गुने 105/100 गुने में 105/100 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा 9261। ये जो है आपका मिश्रधन का एक फार्मूला हो गया, वो भी आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज में कितना, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो मिश्रधन का फॉर्मूला ये हो गया। तो आपको यदि यहाँ से p मालूम करना है, यानी कि जो उस समय की जो जनसंख्या थी, यानी कि 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो मालूम करना है। तो 3 वर्ष पहले मतलब कि मूलधन जो था आपका p है। अब मिश्रधन जो है चेंज होकर आपका 9261 में आया है। तो आपको जो यदि मिश्रधन का निकालना होगा तो मिश्रधन बराबर आप क्या कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह भी मिश्रधन निकालते हैं। तो p इंटू जो है r को 100 में जोड़ कर 3 बार गुना क्यों किए, क्योंकि समय आपको 3 दे रखा हुआ है। यदि 2 दे रखा रहता तो यहाँ पे 2 लेकर चलते, 1 बार दे रखा था यानी कि समय 1 साल दे रखा होता तो यहाँ पे 1 बार 105/100 लेकर चलते। अब जो है हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 21 बार में 21 बचे और ये 20/500, 21 और ये आपका 20, 21 और ये आपका 20 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 से, तो 3 7 21 और फिर इसको 3 का 9, यहाँ पे 3 8 24 और 3 7 21। फिर ये 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 7 चौक 28, उसके बाद 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 441 बार में। अब इस जो है 21 में 441 से भाग करेंगे तो ये आपका 21 का स्क्वायर होता है, इसलिए 21 बार में 441 कैंसिल आउट। ओके, अब ये 21 से ये 21 आपका कैंसिल आउट एक बार में। अब आपको जो आया है वो आपका p इंटू में है नीचा में 1/20, फिर नीचा में 1/20 बचा है, ऊपर में कुछ नहीं बचा है। 1/20 बराबर में इधर क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है तो 1। अब यहाँ से आप तिरछा गुना कर लीजिए, तो ये तिरछा गुना यानी कि आपका p इंटू यहाँ पे आपका इसको कीजिएगा तो 1 1 1 यानी 1, और इसमें 20 में 20 से गुना कीजिएगा था 400, 400 में 200 से गुना कीजिए, 20 से गुना कीजिएगा तो आपको 8000 आ जाएगा, 8000 बराबर 1। अब इसमें क्या कर दीजिए, 8000 को उधर लेके चल जाइए तो यहाँ से p इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और यही 8000 जो है जनसंख्या, ये आपका 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकल कर आएगी। ओके, तो ये 8000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं एक बार और, आपको दे रखा हुआ था कि जो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जा रही है वो आपका 9261 हो जा रही है, और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी कि समय आपको 3 वर्ष और % से बढ़ रहा है, तो 5% से बढ़कर जो है आपका 9261 हुआ है। तो आपका दर जो है, रेट जो है आपका 5% हो गया। अब जब आप मिश्रधन निकालिएगा तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आप जितना बार आपको समय दिया हुआ है, जितना साल उतना बार जो है 100 में r को जोड़ कर आप इस तरह लिख सकते हैं, उस तरह जो है आपका मिश्रधन निकलेगा। तो मिश्रधन बराबर इतना लिख देंगे, या मिश्रधन आपको इतना दे रखा हुआ है। उसके बाद इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो जो आएगा वो आपका p इक्वल टू 8000 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में, हाँ सी नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा हुआ है 8000, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम इसका रिप्लाई देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लॉस एंड प्रॉफिट का दे रखा हुआ है क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह घड़ी कितनी कीमत में बेचेगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा यह नहीं करना है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका यह हाथ घड़ी जो है आपका बेच कितना में रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है, तो उसको हानि कितना हो रही है, 25%। तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा हुआ है, सेल प्राइस जो दे रखा हुआ है आपका 720 रुपया। ओके, और इस 720 रुपये पर हानि कितना हो रहा है, आपका हानि जो है हानि हो रहा है 25%, और 25% हानि हो रहा है तो फर्स्ट तो आपको ज्ञात क्या करना है कि लाभ परसेंट, यानी कि लाभ यदि दिया जाए, कितना का लाभ बोल रहा है कि 25% का लाभ यदि दिया जाए तो हाथ घड़ी की कीमत क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लाभ देकर जो है कीमत ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्रय मूल्य यानी कि CP ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात नहीं है। ओके, तो क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से यदि आपका 720 रुपये में बेच रहा है तो आपसे बोल क्या रहा है कि 25% का हानि हो रहा है। तो 25% का हानि मतलब जब लॉस होता है तो हम लोग बाटा में 100 से माइनस करके लेके चलते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो ऊपर में जो है अंश में क्या करते हैं, 100 में प्लस कर देते हैं। लेकिन आपका हानि यहाँ पे हुआ है तो 100 ऊपर रहेगा और बाटा में क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 25, यानी कि 100 में से आपका माइनस कर देंगे 25। ओके, जब 100 में से माइनस कर देंगे 25 तो ये जो है आपका हानि हो जाएगा। और ये जो है आपका हानि कितना है, 720 इंटू में आपका 100 हो गया ऊपर, और ये बटा में कितना हो जाएगा, 100 में माइनस 25 करेंगे तो 75। ओके, अब यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 75, ये 3 बार में 25 3 75, 25 चौका 100, 3 बार में हो गया। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा 720, तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 240 बार में। अब ये दोनों में 40, 240 में 4 से गुना कर देंगे तो 0, 4 चौका 16, और उसके बाद 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 960 जो है आपका क्रय मूल्य था। ये आपका CP आ गया, क्रय मूल्य बराबर आपका से जो है आपका 960 रुपया हो गया, यानी कि 960 रुपये में खरीदा था और बेचा था 720 रुपये में, इसलिए जो है आपका 25% का हानि हुआ था। अब जब 960 रुपये में खरीदा था तो ये बोल क्या रहा है कि यदि 25% का लाभ करना हो, लाभ ज्ञात करना हो तो जो है उसकी कीमत कितना रखेंगे, यानी बेचेंगे कितना में। तो 25% का लाभ ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य पर ना 25% का लाभ ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से यदि 25% का लाभ ज्ञात कीजिएगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप क्रय मूल्य नहीं, खरीदी हुई वस्तु का मूल्य नहीं ज्ञात कीजिएगा तब तक जो है आप उस पर 25% या कितना भी परसेंट का लाभ नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों, क्योंकि आपसे ये बोला है कि 25% का लाभ कमाने के लिए। तो जब हम 960 रुपये में खरीदे हैं तो 720 रुपये पर 25% का लाभ थोड़ी लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। जब 960 रुपये में खरीदे हैं तो 960 रुपये पर 25% का लाभ को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 960 रुपया पर 25% का लॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो लाभ यदि ज्ञात करना है, लाभ आपको बोल रहा है कितना है, 25% ही दे रखा हुआ है। जी हाँ, 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 960 पर क्या करेंगे, 25% का लाभ ज्ञात करेंगे। तो 25 यानी कि 125/100। क्यों, क्योंकि जब हम लॉस कर रहे थे यानी कि हानि हो रहा था हमें, तो माइनस में नीचे लेकर चले थे, और जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो ऊपर में प्लस करके लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, और ये आपका 5 से कैंसिल कैंसिल आउट होगा कितने नंबर में, 5 दूना 10 और 50 25, 25 बार में 5 दूना 10। ये 2 से कैंसिल आउट होगा कितने नंबर में, 4 दूना 8, 8 दूना 48 बार में। अब 48 में 25 से गुना कर देंगे तो 48 में 48 में 25 से गुना कर लीजिए तो 48 में जो है हम 25 से गुना करेंगे तो 8 5 40, और यहाँ पे 4 5 20, 2 4 24, और यहाँ पे 48 दूना 96, 0 4 6 10 9 2 11 1 12, यानी कि 1200 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पे 1200 रुपया में आप बेचिएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कीजिएगा, विक्रय कीजिएगा, तब जो है आपका 25% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये 1200 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 25% के लाभ पर यदि उस वस्तु को बेचा जाए तो 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 1200 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर में दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 1200, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। ओके, क्या था, विक्रय मूल्य दे रखा हुआ था 720 रुपया, और इस 720 रुपया पर 25 जो है 720 रुपये में ये जो बेच रहा है, तो इस पे जो है आपको 25% का हानि हो रहा है। ये तो क्रय मूल्य नहीं दे रखा हुआ है, तो जब क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर जो है आपका 25% का हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर 25% यानी 100/75 करेंगे तो यहाँ पे 720 और गुने 100/75 कैंसिल आउट करेंगे तो 960 जो आएगा वो आपका सीपी आएगा। जब सीपी यानी क्रय मूल्य निकल गया, तो क्रय मूल्य इसी पर जो है 25% का लाभ कमाना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा, तो इस पर 25% का लाभ निकालेंगे तो 960 गुने 125/100, तो इसको पूरा का कैंसिल आउट करेंगे तो 48 गुने 25 आ रहा है, यानी कि 48 गुने 25 इक्वल टू आपका 1200 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ रहा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, लॉस एंड प्रॉफिट का था, और इस तरह लॉस एंड प्रॉफिट का भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो है आज का 37 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो दोस्तों यदि 37 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का जो है क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। सरलीकरण जो चैप्टर हमने पढ़ाया था, तो इस तरह का जो एन का मान ज्ञात करने वाला काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब नहीं आप देखे हैं तो ये आपका गलती है, इसमें हम लोगों का या हमारा गलती कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या दे रखा हुआ है, 243 का पावर में दे रखा हुआ है n/5। ओके, ये पूरा का पावर है। अब उसके बाद जो है दे रखा हुआ है 3 का पावर 2n+1, यही दे रखा हुआ है, और बाटा में दे रखा हुआ है 3 का पावर 9 का पावर n दे रखा हुआ है, 9 का पावर n गुने 3 का पावर n-1, यही आपको दे रखा हुआ है। इसी का जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अब 243 है, तो 243 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इन सबको 3 के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 3 बेस बनाकर इसको ले चलते हैं। ओके, आखिर 3 बेस बनाकर काहे ले चलेंगे, काहे से कि सबको देख रहे हैं कि ये 3 का है, 3 का ही जो स्क्वायर है या घात जो है घन है कुछ भी है। ओके, तो 3 का ही है, इसलिए 3 को सबको बेस के रूप में 3 में चेंज कर देंगे। तो बेस के रूप में 3 को चेंज करेंगे इसको, तो 243 जो है 3 का पावर कितना का होता है, 3 को यदि 5 बार लिख कर गुना कीजिएगा, 3 का 9, 9 27, 27 81, 81 यहाँ आपका 243 आएगा, यानी कि 3 को यदि 5 बार लिख कर गुना कीजिएगा तो आपका 243 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 243 को हम क्या लिख लिए, 3 का पावर 5। अब इसका पावर जो है n/5 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2n, 3 का पावर 2n अब प्लस में 1 है, और बटा में आपका क्या हो गया, इसको मिटा लेते हैं, बटा में क्या हो गया, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, इसका जो है पावर n है। ओके, अब देखिए गुना में आपका 3 का पावर n-1 है, हो गया। अब तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अब ये 3 का पावर 5 और गुने में 9 का पावर 5 है, यानी कि ये इसका जो है आपका ये इसका पूरा का स्क्वायर जो है, इस पूरा का जो है घात जो है n का पावर n/5 है, सॉरी n/5 है, पूरा 3 का पावर 5 का जो है पावर है n/5 है। तो इसमें क्या कर लेंगे, डायरेक्ट है गुना हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 3 का पावर n बचेगा। अब यहाँ पे गुना में क्या बच रहा है, 3 का पावर 2n प्लस में 1, और बट्टा में आपका क्या बच रहा है, 3 का स्क्वायर का पावर n है, तो है दोनों में गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर 2n हो गया। उसके बाद गुना में 3 का पावर n-1 हो गया। ओके, अब देखिए हाई गुना में पावर को जोड़ देते हैं, जब बेस समान होता है तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं, तो हाई दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ओके, तो जब दोनों का पावर जोड़ देंगे तो n और प्लस में 2n और प्लस में 1 हो जाएगा, और बटा में इन दोनों का भी पावर जो है बेस जो है समान है, तो दोनों का पावर क्या कर देंगे, एक कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, 2n और प्लस में n-1 हो गया। अब जो है थोड़ा सा और स्टेप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 का पावर यहाँ पे n और 2n, 3n और प्लस में 1 है तो 1, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2n और n, 3n-1 हो गया।
अब जो है इसको है 3 माइनस में 1 को ऊपर लेके चलेंगे, तो जब बाटा से ऊपर जाता है तो घात क्या होता है, पावर क्या होता है उसका बिलो में, यानी कि व्युत्क्रम होता है, यानी कि जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। तो पहले तो 3 के पावर 3n+1 है, 3 के पावर 3n+1 है, और उसके बाद जो है जब ऊपर जाएगा 3 के पावर 3n-1, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर -3n, और ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू +1 हो जाएगा। आई होप कि आप हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे भी दोनों बेस समान है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे तो 3n+1 है इसका, और उसके बाद यहाँ पे इसका क्या है, इसको भी जोड़ेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, -3n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ पे 3n आप देख रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 3 के पावर 1 2, यानी कि 3 का 9, 3 गुने 3 इक्वल टू 9, और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है इस क्वेश्चन का 9 जो है दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंप्लीफिकेशन का था। इसमें जो है जितना आप बोडमास का रूल वगैरह लगाना है आप लगा सकते हैं, उस तरह जो है इसको ज्ञान कर सकते हैं। यानी कि सिंप्लीफिकेशन में अधिकतर बोडमास से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अलग था, यानी कि नीचे में जो दे रखा हुआ था अलग दे रखा हुआ था, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनने वाला था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो है आपका एसआई से है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज से है। बोल रहा है क्या कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपया तथा 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है, तो आपका ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि आपको रेट फाइंड आउट करना है, और आपको क्या क्या दे रखा हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। 2 वर्ष में मिश्रधन, यानी 2 वर्ष का मिश्रधन आपका दे रखा हुआ है, यानी कि अमाउंट दे रखा हुआ है आपका, कितना दे रखा हुआ है 2520 रुपया। कितना दे रखा हुआ है 2520, जी हाँ दोस्तों देख लेते हैं 2520 जी। अब उसके बाद 5 वर्ष का दे रखा हुआ है, 5 वर्ष में मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है आपका 5 वर्ष में 2700 रुपया। कितना दे रखा हुआ है 2700। अब जो है आप यहाँ से यदि फाइंड आउट कीजिएगा तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो था आपका 2 वर्ष का मिश्रधन था, और ये आपका 5 वर्ष का मिश्रधन है। यदि हम इस 5 वर्ष के मिश्रधन में से यदि 2 वर्ष का मिश्रधन घटा लें तो 3 वर्ष बचेगा, यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3 वर्ष, और ये 3 वर्ष का जो बढ़ा हुआ राशि आएगा वो क्या आएगा, 3 वर्ष का ब्याज आएगा। यानी कि आप यदि इस 2720 में से 2520 घटाइए तो 2520 घटाइएगा तो 0, और उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 180 रुपया आएगा। कितना आएगा 180। अब ये 180 जो है 3 वर्ष में बढ़ी हुई राशि आया, 3 वर्ष में बढ़ी हुई राशि आपका कितना आया 180 आया। तो जब ये 3 वर्ष में बढ़ी राशि, ये बढ़ी राशि को आप क्या कह सकते हैं, 3 वर्ष का ब्याज भी तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ष में बढ़ा हुआ राशि है, इसलिए 3 वर्ष का ब्याज भी कह सकते हैं। यदि 3 वर्ष का ब्याज यदि पूछे कि आपका 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा तो आपका 180 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना क्या है, रेट यानी कि दर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं 2 वर्ष को लेकर चलते हैं। यदि 3 वर्ष का ब्याज जो है आपका 180 रुपये आ गया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज यानी कि 1 वर्ष में बढ़ी हुई राशि, मतलब कि ब्याज जो बढ़ी हुई राशि होती है वही ना ब्याज होती है। तो बढ़ी हुई राशि यानी कि ब्याज, तो 180 में आप 3 से भाग कर दीजिए तो ये आपका 60 जो है 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। सिंपल एसआई जो है आपका 60 आ गया 1 वर्ष का। अब ये 1 वर्ष का है, लेकिन आप 2 वर्ष को यहाँ पे लेकर चले हैं तो 2 वर्ष का जो है आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज आप क्या कर दीजिए 60 में 2 से गुना कर दीजिए तो आपका 2 वर्ष का ब्याज 120 आ गया। ओके, अब 2 वर्ष का ब्याज 120 है और इसका फॉर्मूला पर ले चलिएगा तो यहाँ पे ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो ब्याज आपका 2 वर्ष, इस 2 वर्ष को लेकर चलिए तो 2 वर्ष का आपका ब्याज कितना है 120।
120 हो गया। ओके, अब 120, अब यहाँ से आप मूलधन ज्ञात कीजिएगा तो मूलधन क्या 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 कैसे निकलेगा, और मिश्रधन में से यदि ब्याज को माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा कि नहीं। तो है मिश्रधन है, इसमें से ब्याज घटाना है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज घटाना है। 2 वर्ष का ब्याज कितना था आपका, 120 था, तो 120 क्या कर दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए। माइनस कीजिएगा तो 0, यहाँ पे भी 0, आपका 4, यहाँ पे 2, यानी कि 2400 रुपये जो है आपका मूलधन आ गया था। मूलधन का जो जगह पर 2400 लिख दिए, और उसके बाद समय आपका 2 वर्ष है 2, और उसके बाद दर ज्ञात करना है तो इसको आर रहने देते हैं, आर रेट मान लेते हैं। ये 100 हो गया, ये 100 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो है ये 24 से 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब 2 है इधर आ जाएगा बटा में, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 जो है आपका 2.5% जो है आपका रेट आ जाएगा। और यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देख लेते हैं इसका आंसर दे रखा हुआ है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 5/2 दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 5/2 यानी कि यहीं पे आंसर दे रखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 कहिए या 5/2 कहिए, बात एक ही हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपको यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जरूर। एक बार हम ऐसे बता देते हैं, आपका जो 2 वर्ष का मिश्रधन, यानी कि 2 वर्ष में जो राशि हो जा रही है वो आपका 2520 रुपया दिया था, और उसके बाद 5 वर्ष का मिश्रधन जो दे रखा हुआ था वो 2700 रुपया दे रखा हुआ था। तो यदि बढ़ी हुई राशि को ज्ञात करें तो बढ़ता है क्या, कितना, 180 रुपया, और वो भी कितना वर्ष में, तो 2 से क्या 5, तो 2 से 5 यानी कि 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है आपका 180 रुपया। तो जो बढ़ी हुई राशि होती है, आपको साधारण वर्ष में हमने बताया था कि जो बढ़ी हुई राशि होती है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होती है, वही आपका साधारण ब्याज होती है। तो ये साधारण ब्याज 180 रुपया जो है 3 वर्ष का है। यदि 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 से भाग कर देंगे तो 60 हो जाएगा। यदि 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का काहे निकाले, काहे से कि इसको हम लोग लेके चलेंगे तभी जो है आपका रेट निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो गया। अब जब 2 वर्ष का 120 रुपया साधारण ब्याज हो गया तो आप 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो गया। अभी ब्याज की जगह पर ब्याज 120 रुपया तो लिख दिए, लेकिन मूलधन आपको ज्ञात नहीं है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको मिश्रधन दे रखा हुआ है और ब्याज भी आपको निकाल चुके हैं, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा लीजिएगा 120, तो 2400 जो है आएगा आपका मूलधन आएगा। तो मूलधन का जगह पर हम लोग 2400 लिख दिए। उसके बाद समय आपको 2 वर्ष का है तो इसलिए 2 वर्ष, उसके बाद दर को आपको फाइंड आउट करना है तो इसलिए हम लोग इसको आर रहने देते हैं। उसके बाद ये 00 से 00 या 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो 120 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो है 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो r = 5/2 कहिए या 2.5 कहिए, यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो है आपका ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा हुआ है, tan 5x - 10 डिग्री = cot 5y + 20 डिग्री हो तो आपका x + y का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है थोड़ा सा वैल्यू को यहाँ पे पुट करके जो है ज्ञात करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्या है आपका tan 5x - 10, tan 5x - 10 डिग्री = में आपका क्या हो गया है cot 5y, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, 5y माइनस प्लस में 20 डिग्री हो तो आपका x + y = क्या होगा, यही याद करना है आपको। x + y का मान जो है आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से ऐसा ये मान लेकर चलिए कि tan 5x - 10 10 डिग्री है, उसके बाद बराबर में cot 5y + 20 डिग्री है। तो ऐसा मान रखिए, x का मान ऐसा रखिए और y का मान ऐसा रखिए कि इन दोनों का मान जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो यदि हम यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे यदि 0 रखेंगे x का मान, तो जब 0 रखेंगे x का मान तो यहाँ पे ये 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 10 हो जाएगा। तो माइनस में 10 तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ओके, 0 ना रख के हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। यदि 5 x के जगह पर यदि 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 डिग्री होगा, और 10 डिग्री में से 10 डिग्री घट जाएगा तो 0 डिग्री, यानी कि tan 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। और tan 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0 डिग्री। ओके, अब ऐसा यहाँ पे भी y का मान रखना है कि cot उसका मान जो है आपका उस डिग्री का मान 0 है। तो cot कितना का मान 0 होता है। अब जब इधर आप 0 इसका मान फाइंड आउट कर दिए, x का मान जो है 2 रख कर, तो आपको y का मान वही रखना होगा जो आपको
आपको ये कॉट का मान 0 दे, तो 0 कितना का मान होता है, कॉट कितना का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना का मान 0 होता है आपका, 90 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे कॉट 90 डिग्री बनाना है, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री बनाना है। तो पहले से है 20 डिग्री है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो भाई 20 में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री होगा, 70 जोड़ेंगे तो 70, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा मान रखना है कि जो ये क्या करे 70 फाइंड आउट करें। यदि आप यहाँ पे y का मान 14 रखते हैं तो 5 में गुना कर दीजिए 14 से, तो 14 5 70 और प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि x इक्वल टू आप 2 मान रहे हैं और y इक्वल टू यदि 14 रखते हैं तो आपका जो है RHS या LHS, पर इधर LHS होता है, सॉरी, LHS बराबर RHS हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे 2 रखिएगा x का मान तो 5 गुना 10 और 10 मान यानी कि 0 डिग्री, tan 0 डिग्री हो जाएगा। और जब tan 0 डिग्री इधर हो गया और यहाँ इधर यदि आप क्या रखिएगा, y का मान 14 रखिएगा तो 14 5 70 और 70 और 20 90 यानी कि कॉट 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री कॉट का और tan का 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का 0 और कॉट 90 डिग्री का मान 0, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तो हम लोग का x और y का मान जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x का मान और y 14 का मान, यानी कि 14 2 16, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये जो है आपका आंसर दे रखा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में ये 16 जो है दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। यही जो है इस प्रकार का ही क्वेश्चन जो है कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, यानी कि आपके माइंड को चेकअप करने के लिए कि आप कितना सोच सकते हैं, ये भी जांच करने के लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर डाल देता है क्वेश्चन पेपर में, जिससे जो है थोड़ा सा आपको आपके माइंड एबिलिटी को चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका x और y का मान जो है थोड़ा सा आपको सोच समझ कर यहाँ पे डालना था। तो यदि हम x का मान 2 माने और y का मान 14 माने तो जो है ये जो है आपका दोनों सेटिस्फाई कर दिया, RHS बराबर LHS हो गया। तो इसलिए जो है आपका x y और मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग x प्लस वाई ज्ञात कर देंगे। तो और यही आपसे पूछ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 जो है सही उत्तर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है एक समचतुर्भुज को बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज जो है ABCD के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। कोण AOB इक्वल टू 30 डिग्री तथा कोण OBA का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो बोल रहा है, पहले हम लोग उसके दोबारा जो है आकृति क्रिएट कर लेते हैं। तो एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब क्या, चारों भुजा जो है एक दूसरे का इक्वल होगा, यानी कि वर्गाकार टाइप का भुजा जो है एक दूसरे का इक्वल होता है, लेकिन जो है वो विकर्ण एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। समचतुर्भुज का ये रूल होता है। तो ये समचतुर्भुज हो गया, थोड़ा टेढ़ा है, इसी तरह हम लोग को बनाना पड़ता है। और यदि सोच बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ग होता है, यानी कि वर्ग का ही रूप एक जो है समचतुर्भुज है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग जो है एक समचतुर्भुज है कि नहीं, तो वर्ग जो है एक समचतुर्भुज है, लेकिन आपका समचतुर्भुज जो है एक वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका इस पर एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं बनाता है, लेकिन वर्ग का रूल है कि वो हर एक कोण 90 डिग्री का बनाता है। ओके, तो आपको दे रखा हुआ है समचतुर्भुज ABCD, हम लोग नाम रख लेते हैं और इसको मान लेते हैं O। क्या? ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो इसमें ABCD O बिंदु पर विकर्ण मिलते हैं, तो यानी कि O पर भी मिल के उसके बाद बोल रहा है कि कोण OAB यानी कि ये वाला जो कोण है ये आपका 30 डिग्री, जी हाँ दोस्तों 30 डिग्री दे रखा हुआ है, 30 डिग्री। अब बोल रहा है क्या कि कोण
कोण OBA, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है, इसी को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ओके, अब जो है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है, इधर जो है ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, आई होप कि आप याद रखिएगा। तो ये आपका 90 और ये भी आपका 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए, हाई 30 डिग्री हो गया, हाई x डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में जब हाई 30 और हाई 90 डिग्री हो गया तो हाई क्या x कितना हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 या 30 120, यानी कि आप 180 में से 120 घटा लीजिएगा, तो यानी कि 60 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो x का मान आपका कितना आ गया, 60 आ गया। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसी को आपको एग्जाम में पिक करना होगा। तो आपको ये समचतुर्भुज में याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है ये आपका 90 डिग्री का बनता है। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ये 30 डिग्री 90 या 30 120 हो गया, और इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से दोनों का योग घटा लेंगे, यानी कि 120 को घटा लेंगे, तो जो 60 आएगा वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और यही आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, क्योंकि वीडियो जो बनाने में मेहनत लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम जो है पसीना से पूरा भीगे हुए हैं। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त वगैरह जो भी आपको IIT एंट्रेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसको आप शेयर कीजिएगा जरूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए, और कोरोना से दूर रहने के लिए घर पर ही सेफ रहिए और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।